डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं हर रोज। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरे अंकल की डायरी का पहला केस मैं आपको सुना चुका हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरे अंकल की डायरी का दूसरा केस। इस डायरी में उन्होंने ऐसे केस लिखे हुए हैं जो वो सुलझा नहीं पाए थे और जिसे कोई समझ नहीं सकता। तो अब मैं आपको अंकल की आवाज़ में दूसरा केस बताता हूँ। मैंने पुलिस के साथ मिलकर कई केस सॉल्व कर लिए थे। मैं कई पुलिस वालों को जानता था जो मेरे साथ खास तौर पर काम करते थे। हमने हर तरह के केस सुलझाए थे। रेप का केस, मिसिंग का केस, कत्ल का केस। मैं पुलिस वालों का खास बन गया था क्योंकि मेरा दिमाग शायद ज़्यादा चलता था। मैं छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लिया करता था, जिस कारण मैं कई केस को बड़ी ही आसानी से सुलझा लेता था। पुलिस वाले भी मुझ पर नाज किया करते थे, लेकिन मुझे कम ही क्रेडिट मिलता था। मुझे बस अपने काम की फीस मिलती थी और वो भी अनऑफिशियली। मेरा पहला अजीब केस था जिसे हम सुलझा नहीं पाए थे। उसके बाद मेरी पुलिस वालों के साथ अच्छी बनने लगी थी और हमने कई अच्छे केस सुलझाए। लेकिन ये जो दूसरा केस है जिसके बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो सबसे रहस्यमय केस था। मुझे लगभग रात के 12 बजे कॉल आई थी। ये कॉल पुलिस की थी और मुझे घटना पर पहुँचना था। मैंने उनको कहा कि मैं सुबह आ जाऊँगा, लेकिन वो चाहते थे मैं उसी वक्त वहाँ पहुँचूँ। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है और वहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं उसे टालना चाहता था। कल शाम को ही तो मैं बहुत सारा काम करके आया था और अब तक मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा था कि आज रात अच्छे से सो लूँ। तो मैं उनसे कह रहा था कि आप देख लो, मैं कल सुबह आ जाऊँगा। लेकिन वो मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे। मैंने भी सोचा कि केस शायद ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। तो मैं उसी वक्त सामान पैक करके वहाँ पर पहुँचा। जब मैं मौके पर पहुँचा तो मुझे एक लड़के की लाश मिली। मुझे बताया गया था कि इसकी मौत बहुत ही अजीब तरह से हुई थी। जब मैं उस लड़के को देख रहा था तो उसका खून पूरी तरह से सूखा हुआ था। वो लड़का बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। वो हर खून का कतरा उसके शरीर से खींचा जा चुका था और वो मृत शरीर इस तरह से पड़ा हुआ था जैसे उसमें कभी जान हो ही ना। मैं जानना चाहता था कि ये कैसे हुआ है। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा उसकी आंखें मेरी तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वो मरने से पहले बिल्कुल सामने देख रहा था और उसके हाव भाव भी बहुत ही अजीब थे। वो जैसे बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं अब पुलिस वाले से बात कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि इस केस में उनको अब तक क्या पता लगा है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो मेरे लिए परेशानी का सबब था। वो कह रहे थे कि इससे पहले 4 और लाशें मिल चुकी हैं और ये 5वीं लाश है जो बिल्कुल इसी तरह है। मैं हैरान हो गया था कि 4 इसी तरह से मौतें हो चुकी हैं और मैं 5वीं मौत पर आया हूँ, लेकिन मुझे इससे पहले इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसे छुपाया क्यों जा रहा है। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे जो मुझे अंदर से झकझोर रहे थे। मेरे सामने डीएसपी खड़े थे और वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मुझे अब उनसे ही बात करनी थी और मुझे जानना था कि आखिर माजरा क्या है। मैं उनसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये मसला काफ़ी उलझा हुआ लग रहा था। लेकिन मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मैं उनकी तरफ जाकर पूछने लगा। वो भी थर्राते से, थोड़ा थोड़ा कांपते हुए मुझे सब कुछ बता रहे थे। वो बता रहे थे ये केस हाई प्रोफाइल है और इसके लिए उन पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए इसे दबाकर रखा जा रहा था। मैं जानना चाहता था कि पूरा किस्सा क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मुझसे छिपाया जा रहा है।
तो मैं उनसे जानने की कोशिश करने लगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे शुरू से बताना होगा कि आखिर किस्सा क्या है। तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये केस शुरू तब हुआ जब यहाँ के बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का एक लड़का गायब हो गया। वो लगभग 10 दिनों से गायब है और उसकी रिपोर्ट यहीं पर लिखाई गई थी। इस केस को दबाया गया था ताकि बाहर ना निकले और किसी को पता ना लग पाए। लेकिन शक इन 5 लड़कों पर था। ये 5 लड़के उसके दोस्त थे। ये 6 लड़कों का ग्रुप था जिसमें एक लड़का गायब हुआ था। हमने जब उन 5 की तलाशी ली और उनके बयान लिए तो 5 के बयान अलग अलग थे। वो कुछ ना कुछ तो छिपा रहे थे और हमें उनके बयान तो लेने ही थे। हमने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सब बड़े घरानों से थे। हम जानना चाहते थे आखिर वो लड़का गया कहाँ है। हमें नहीं पता था कि वो लड़का कहाँ है, लेकिन हमें उसे ढूंढना था। लेकिन ये सबके बयान बिल्कुल अलग अलग। आखिर वो क्या छिपा रहे थे जिसे वो बताने से डरते थे? आखिर उनको क्या पता लगा था जो वो हमें बता नहीं रहे थे? जब 5 के बयान लिए गए तो उन 5 पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उनके घर से हाई सिक्योरिटी में एक एक करके 5 की मौत हुई। 5 की मौत बड़ी ही अजीब तरह से हुई थी। उन सब के खून सूख चुके थे और उनकी आंखें बिल्कुल सामने ताके जा रही थी। वो ऐसे ताके जा रही थी जैसे सामने कोई हैवान आकर खड़ा हो और उस हैवान ने उन सब के खून चूस लिए हों। और वो ऐसे ताके जा रहे थे जैसे उनके पास उसका कोई जवाब नहीं हो। वो बस उसके सामने बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहे हों। वो आंखें बिल्कुल सामने थी और हाथ नीचे लटके हुए, जैसे उन्होंने खुद ही जीना छोड़ दिया हो और जैसे उस हैवान ने उनका खून चूस लिया हो। उनका शरीर काला पड़ गया था और जैसे उनके शरीर से खून का एक कतरा ना छोड़ा गया हो। वो शरीर में ऐसी बीमारी सी छोड़ी गई थी कि पूरे शरीर दुर्गंध मारने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि किस हैवान ने ये किया है, लेकिन एक चीज़ जो सबके सामने थी वो थी सिक्योरिटी कैमरास और घर के लोग। हर किसी ने उसी लड़के को देखा था जो घर से गायब हो चुका था। सबको शक था वो हर एक लड़के के पास गया हो और उसी ने उसे मारा हो। सिक्योरिटी कैमरा में हर कमरे में जाता हुआ वही लड़का नजर आ रहा था। तब डीएसपी ने यही कुछ कहकर बात वहीं छोड़ दी। वो घबरा रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी ये केस किस तरफ जाना चाहिए। उस पॉलिटिशियन का बहुत ही ज़्यादा दबाव उस पर था और वो अब थर्राने से लगा था। उसने कहा कि मुझे ही छिपते छिपाते इस केस को सॉल्व करना होगा और अगर ये केस बाहर आता है तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ सकती हैं। लोग उन पर शक करेंगे कि किस तरह से एक लड़का गायब हुआ और उसके बाद 5 लड़कों की मौत हो गई। मैं डीएसपी की ये बातें सुनकर हैरान था, लेकिन मुझे इस केस को सुलझाना था। तो मैंने 2 पुलिस वाले लिए और मैं चल पड़ा उस लड़के को ढूंढने। मैंने पहले हर सीसीटीवी कैमरा चेक किया। मैंने देखा उनकी फुटेज में मुझे क्या मिलता है जिससे मैं इस केस को पक्का कर पाऊं। क्या उस लड़के ने ही इन 5 को मारा है? और अगर मारा है तो कैसे मारा है? यह किसी इंसान का काम नहीं लगता। इस तरह से बेरहमी से कैसे मारा गया होगा कि खून का कतरा तक सूख गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वहां पर एक चीज साफ थी। वही लड़का जो गायब हुआ है वो हर एक लड़के के घर आया है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी। वो तो जैसे सीधा अकड़ कर चल रहा था, जैसे उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा अकड़ गया हो। उसकी चाल बहुत ही अलग थी। पहले वाली कई वीडियो देखने में उसकी चाल अलग थी, लेकिन यहाँ पर उन लड़कों के कत्ल से पहले उसकी चाल जैसे अलग सी थी। वो ही हर कमरे में जाता, लेकिन बाहर आने का कोई फुटेज नहीं। जैसे वो उन कमरों में जाता और कहीं गायब सा हो जाता।
मेरे लिए अब सवाल बहुत ज़्यादा हो गए थे। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको सुलझा कैसे पाऊंगा, इनका जवाब मैं कहाँ से ढूंढ पाऊंगा। लेकिन मुझे इन 6 लड़कों का लिंक ढूंढना था। आखिर ये कैसे दोस्त बने थे, कहाँ से दोस्त बने थे और इनमें दुश्मनी क्या थी। अगर उस एक लड़के ने इन 5 को मारा है तो कैसे मारा होगा, और अगर उन लड़कों को इससे डर था तो उन्होंने बयान दिया क्यों नहीं। मैं अब उन बयानों को देख रहा था। वो बयान मेरे सामने थे। मैंने देखा वो हर बयान अलग था। वो हर कोई कह रहा था कि वो कहाँ गया होगा। किसी लड़के ने कहा था वो जंगल में गायब हुआ होगा, तो किसी ने कहा था वो किसी और शहर चला गया होगा। किसी ने कहा था वो नशे करता होगा इसलिए कोई उसे उठाकर ले गया होगा, और किसी ने कहा था उसके लिंक अंडरवर्ल्ड से थे इसलिए हो सकता है उसे वो उठाकर ले गए हों। हर किसी का बयान अलग। वो तो जैसे एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे थे। इससे ये बात तो साफ थी, वो 5 झूठ बोल रहे थे और उस लड़के के बारे में झूठ ही बता रहे थे। मुझे लग रहा था इन 5 ने पहले उसे गायब किया। हो सकता है उसे इन्होंने किडनैप किया हो और फिरौती मांगी हो, और उस लड़के ने जब वहां से निकलने की कोशिश की तो इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की होगी, या वो बड़ी ही चालाकी से वहां निकला और बाहर निकलकर उसने एक एक करके सबको मारा। लेकिन हैरानी की बात थी कि अगर वो बाहर आया और उसने इन 5 को मार दिया तो अब वो लड़का कहाँ है, आखिर वो वापस आया क्यों नहीं। ये 10 दिनों में इतना कुछ हो गया था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने पहले इन 6 लड़कों के लिंक ढूंढने की कोशिश की और उन पुलिस वालों को कहा कि उन्हें उस लड़के को ढूंढना होगा। वो हर घर में, हर उस लड़के के घर में जाकर देख रहे थे कि वो कहाँ हो सकता है, वो कहाँ छिप सकता है। शहर में हर जगह पुलिस लगी थी और किसी को ज़्यादा खबर नहीं थी, और मैं इन लड़कों के लिंक ढूंढ रहा था। आखिर ये 6 का कोई तो लिंक मिलता, कोई पुराना लिंक, और मेरे हाथ में जो लगा शायद उससे इसे सुलझाया जा सकता था। मेरे हाथ में एक फाइल लगी थी और ये लगभग 2 साल पुरानी थी। ये 6 लड़के जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ पर एक लड़का गायब हो गया था। ये बहुत ही गरीब घर का लड़का था और इनका दोस्त तक नहीं था। ये 6 के 6 लड़के उसे बहुत परेशान किया करते थे। जब वो नया नया आया था तो इन्होंने उसे बहुत ही पीटा था। उसके बाद वो लड़का कहीं गायब हो गया था। पुलिस ने उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक वो लड़का ढूंढा नहीं गया। पुलिस को इन 6 लड़कों पर शक था, लेकिन वो लड़का एक पॉलिटिशियन का बच्चा था, इसलिए केस इन पर कमज़ोर ही रखा गया था और इन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया था। इनके ज़्यादा बयान भी नहीं लिए गए थे और पुलिस ने ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आखिर कॉलेज से वो लड़का कहाँ गायब हो गया था। वो केस ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लगभग 2 साल बाद ये वही तारीखें थी जब वो गायब हुआ था। मैं सोच रहा था हो सकता है उसका कोई ना कोई रिश्ता इस केस के साथ भी हो। इन 6 लड़कों ने ही उसे गायब किया हो। अगर ऐसा है तो भी मुझे उस केस को भी देखना होगा, लेकिन पहले तो मुझे इस लड़के को ढूंढना है। आखिर वो कहाँ गायब हो गया है। हर पुलिस वाले ने उसके हर रिश्तेदार के घर में देख लिया था और वो लड़का कहीं पर नहीं मिला था। आखिर वो लड़का कहाँ था, मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा था। और मुझे उसकी डायरी से ये पता लगा था वो अपने दादाजी के घर पहुंच जाया करता था। उसके दादाजी का घर यहीं पास में जंगलों में था और वो बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा घर था। किसी को शक नहीं था कि वो वहाँ गया होगा, लेकिन मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और मुझे हर तरह का शक करना पड़ता है। मुझे इस केस को सुलझाना था, तभी मेरा घर चल पाता और मुझे इसकी फीस मिल पाती। लेकिन इतना अजीब केस, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो मैंने सोचा कि उसका घर भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उसके दादाजी के घर गया और वहाँ पर मुझे टूटा फूटा मकान मिला। वहाँ पर हर तरफ सामान पुराना हो चुका था और उन पर मिट्टी जम गई थी। लेकिन मेरा दिमाग उस तरह से नहीं चल रहा था। मेरा ध्यान हर छोटी चीज़ पर चला जाता है। मेरा ध्यान पहले पंखे पर गया। पंखे पर मिट्टी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर पंखा चलाया गया है। मुझे अब शक ज़्यादा होने लगा था। मैंने हर कुर्सी को देखना चाहा और मुझे वहाँ पर 2 कुर्सियाँ मिली जिस पर मिट्टी नहीं थी। अब मुझे शक ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि अगर ये घर पूरी तरह से बंद था तो इन 2 कुर्सियों पर मिट्टी नहीं हो सकती। इन 2 कुर्सियों पर मिट्टी होने का मतलब है यहाँ पर कोई ना कोई तो बैठा है। अगर इस पर कोई ना कोई बैठा है तो वो ज़्यादा पहले नहीं बैठा, बल्कि कुछ ही समय पहले बैठा होगा, क्योंकि इस घर को बताया जाता है कि ये लगभग 10 से 15 साल पहले ऐसे ही बंद है और वो लड़का यहाँ पर बस घूमने आया करता था और अपने दादाजी को याद करने आया करता था। लेकिन इन कुर्सियों पर मिट्टी ज़्यादा नहीं थी। पूरे घर पर मिट्टी थी, लेकिन इन कुर्सियों पर मिट्टी बहुत ही कम। इसका मतलब तो ये था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो बैठा होगा। मैं इसके बाद पूरे घर की तलाशी लेता रहा, लेकिन मुझे और कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। मेरी समझ अब कमतर होती जा रही थी। मुझे लग रहा था मेरा दिमाग शायद ज़्यादा चल रहा है। मैं अब इस घर से बाहर आना चाहता था और मैं इस घर से जैसे ही बाहर आया तो वहाँ पर एक बुजुर्ग खड़ा था। वो शायद उस लड़के के दादाजी का दोस्त था। उसने मुझे ऊंची आवाज़ में एक छोटी सी बात कही। उसने कहा कि तहखाना भी तो देख लो। मेरा दिमाग चलने लगा कि इस घर में एक तहखाना भी है। इसका जिक्र पुलिस वालों ने नहीं किया था। शायद पुलिस वाले यहाँ पर कुछ ही समय के लिए आए होंगे और घर को देखकर वापस चले गए होंगे। उनके दिमाग में शायद तहखाने के बारे में पता ही नहीं होगा। आखिर इस घर के नीचे तहखाना है तो हो सकता है वो यहाँ पर छिपा हो या कोई सुराग मुझे वहाँ पर मिल जाए। मैंने तभी एकदम से 2 पुलिस वालों को फ़ोन किया। ये मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ इस केस पर काम कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि जल्दी 10 मिनट में यहाँ पहुँचो, मुझे कोई सुराग मिला है और हो सकता है इस सुराग से कुछ ना कुछ मिल जाए। वो दोनों 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच गए और हम तीनों इसके नीचे वाले तहखाने को देखना चाहते थे। हमने हाथ में टॉर्च पकड़ी और मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा बिल्कुल टेबल के नीचे है। मैंने टेबल को पीछे किया तो मेरा ध्यान पड़ा कि इस टेबल पर भी मिट्टी कम ही थी। तब मेरा दिमाग चलने लगा कि हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हुआ हो। मैंने अब टेबल को पीछे किया तो मैंने देखा कि इसके नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं और उस पर पैरों के निशान छपे थे। ये पैरों के निशान ज़्यादा पुराने नहीं थे। हम तीनों ऐसे ही इस सिहरन में नीचे उतरने लगे। हमारे पैर कांप रहे थे क्योंकि नीचे अजीब तरह की बास आ रही थी और हम जैसे ही नीचे गए तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा वो लड़का जो गायब हुआ है वो एक जंजीर से बंधा बिल्कुल दीवार के पास मरा पड़ा है। उसका चेहरा जैसे सड़सा रहा है और मेरा ध्यान उसके पास पड़ा तो उसकी एक जंजीर के पास एक कंकाल पड़ा है। वो कंकाल को इस जंजीर से बांधा गया है। ये दुर्गंध हमारे नाक से जाते हुई सीधे दिमाग में जा रही थी और ये ख्याल सीधे दिमाग को बड़ा धक्का दे रहे थे। मेरा दिमाग चल रहा था कि इस केस में अब और क्या देखना बाकी है। ये लड़का भी काफ़ी पहले मरा हुआ लगता है। मेरा दिमाग अब चल नहीं रहा था तो मैंने उन पुलिस वालों को कहा कि इसका पोस्टमार्टम करना होगा। आखिर यहाँ पर एक लाश नहीं बल्कि 2 लाशें थीं और मेरे होश उड़ रहे थे। हम वहाँ से बाहर आ गए थे और उन पुलिस वालों ने ऊपर फ़ोन किया और उन लाशों को बाहर निकाला। वहाँ पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ लग गई थी और वो डीएसपी भी वहीं पर आकर खड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहा था क्योंकि मैंने इस केस को शायद सुलझा लिया था।
लेकिन मेरे दिमाग में अब भी काफ़ी ख्याल आ रहे थे। मुझे नहीं लगता था कि मैंने इस केस को सुलझाया है। मुझे लग रहा था अभी बहुत ही बड़ी कड़ी यहाँ पर है और ये केस बिल्कुल बदलने वाला है। आखिर उस लड़के की लाश तो मिल गई, लेकिन वो कंकाल किसका था? ये ख्याल मुझे चीरे जा रहे थे और मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगा। लगभग 3 दिन बाद वो रिपोर्ट आई और उसने सारे पुलिस वालों के होश उड़ा कर रख दिए। वो लाश उसी लड़के की थी जो सड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो तो 10 दिन पहले ही मर चुका है। ये बात तो हमारे लिए हैरानी की थी। उसकी मौत भी उसी तरह से हुई थी। एक भी कतरा उसके शरीर में नहीं था, जैसे किसी हैवान ने उसका खून चूस लिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि अगर ये 10 दिन पहले मर गया था तो वो कौन था जो उन 5 लड़कों के पास आ रहा था? हमारे पास तो सीसीटीवी की फुटेज भी थी, तो हम तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। आखिर मरने के बाद इसने उन 5 लड़कों को कैसे मारा होगा? और मैं ये तक जानना चाहता था कि वो कंकाल किसका है। शायद ये कंकाल इस केस को कोई नया मोड़ दे दे। तो जब उस कंकाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 दिन बाद आई तो सब बिल्कुल हैरान हो गए। ये कंकाल उस लड़के के थे जो कॉलेज से 2 साल पहले गायब हो गया था। पुलिस वालों का कहना था कि वो यहाँ पर मिला है। इसका मतलब है इस लड़के को यहीं पर बांधा गया था और रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इसे जंजीर से बांधा गया था और ये भूख से मरा होगा। इसे यहीं पर बांधकर छोड़ दिया गया और ये तड़प तड़प कर मरा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि उस पॉलिटिशियन के बच्चे ने इस लड़के को यहाँ पर बांधा होगा और इसे मारा होगा, और इसका साथ उन 5 लड़कों ने भी दिया होगा। लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन 6 लड़कों को किसने मारा, और जिसने भी मारा वो इस एक लड़की जैसा लग रहा था जो पहले मरा, जिसने बाद में 5 लड़कों को मारा। लेकिन इसे मारा कैसे? ये केस आज तक सुलझाया नहीं जा पाया। हम ये समझ नहीं पाए कि इन्हें मारा किसने। लेकिन एक पुलिस वाले का यही कहना था कि उस लड़के ने इन 6 लड़कों को मारा होगा। इन 6 लड़कों ने उसे भूख प्यास से ऐसे ही छोड़कर इस तहखाने में बंद कर दिया और वो बेचारा तड़प तड़प कर मरा। और जब शायद ये यहाँ पर आया होगा तो उसने अपनी आत्मा को इस पहले लड़के के शरीर में डाल दिया और इसको तभी मार दिया, और इसके बाद इसका शरीर इस्तेमाल करके उन 5 को मारा। ये सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं तो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। इस केस को सुलझाया नहीं जा पाया और इसका तर्क बस यही बेतुका दिया जा सकता है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? मैं तो नहीं करता। ये था मेरे अंकल का दूसरा केस जिसे वो सुलझा नहीं पाए थे। इस फाइल में और भी कई केस थे जिसे मैं एक एक करके आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्राइवेट डिटेक्टिव की सीरीज में जुड़े रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी आपको इससे जुड़े और केसेस जल्दी मिलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।